नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर राकेश पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश में बड़ा मामला फंसता चला जा रहा है। कल लोगों को लगा कि 45 मिनट योगी आदित्यनाथ से संघ प्रमुख ने बंद कमरे में बात की तो लोगों को लगा कि कुछ मामला सुलझा और सबकी निगाह गई कि अब मोदी का समय नजदीक आ गया। लेकिन सुबह जब दिन निकला तो पहले केशव प्रसाद मौर्य, फिर ब्रजेश पाठक मुलाकात और फिर दिन भर सभी ब्राह्मण नेताओं के बयान, मच गया घमासान। और उसके साथ एकाएक मदनी जी का बयान आ जाता है कि किस माई के लाल में दूध पिया है जो 20 करोड़ मुसलमानों को हिंदू बना दे। इन सब बयानों से दो राज्य बढ़े जिनमें मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, बंगाल और उत्तर प्रदेश। बंगाल में चुनाव बिल्कुल रेडी टू मूव है और उत्तर प्रदेश में 27। तो ऐसे में क्या 27 की परिणति लिखने से पहले भागवत जी योगी से अपनी जान छुड़ाने के मूड में हैं? क्योंकि कई मर्तबा आरएसएस प्रमुख ने बयान दिया कि मस्जिदों में मंदिर मत खोजिए, तो उन्होंने पूरी संभल की मस्जिदों में मंदिर खोजे। उन्होंने कहा कि 80-20 का जिक्र मत करिए, इनका और हमारा डीएनए एक है, तो उन्होंने जम के कहा। उन्होंने कहा बटेंगे कटेंगे, उन्होंने कहा हम सारे देश के लोग एक हैं, एक ही माता पिता की संतान है। तो जो वो कहते गए उसके वो विपरीत चलते गए, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी अलग अलग है। वो उनकी पार्टी अलग थी, वो ना तो बीजेपी के मेंबर थे, वो ना कभी आरएसएस के मेंबर रहे। लेकिन सत्ता क्या ना करवाती है। 2017 का अगर जिक्र करें तो 2014 में नरेंद्र मोदी ने उन्हें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में जिम्मेदारी दी। 15 विधानसभा सीटें उनके नेतृत्व में उपचुनाव लड़ा गया, जिसमें 12 सीटें बीजेपी हार गई, तब जब नरेंद्र मोदी आइकॉन बन चुके थे इस देश में। इस पराजय की वजह से उन्हें 2017 के विधानसभा से उतनी उचित दूरी में रखा गया जो रोडवेज हर राज्य की परिवहन की बस की उस पर लिखा होता है, कृपया उचित दूरी बनाएं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी, उतनी दूरी बना के रखा गया। लेकिन किस्मत बड़ी बलवान होती है, किसी का राजसी योग होता है। उधर मनोज सिन्हा जल्दी चले गए, मंदिरों में पूजा करने लगे और योगी जी दिल्ली अड़ गए और योगी जी को मुख्यमंत्री कुर्सी मिल गई। लेकिन अब वही मुख्यमंत्री की कुर्सी उनकी जान का जंजाल बन गई है। दो डर हैं उन्हें कि अगर हम मुख्यमंत्री से हटे तो हमारा होगा क्या। कई विभागों की जांचें हैं, रोज सवाल खड़े हो रहे हैं। और अगर केंद्र वाले सोचते हैं हमें हटाया तो मेरा हश्र क्या होगा, इस भयंकर युद्ध में यह पूरा मसला फंसा हुआ है। सर, मैं सीधा उत्तर प्रदेश आपको ले चलूंगा कि इस मुलाकात को तो आप समझ गए होंगे। उसी दौरान 101 आज बटुकों को सम्मानजनक भोजन कराया गया, माफी मांगी गई, दक्षिणा दी गई। उन्हीं बटुकों को उन्हीं डिप्टी सीएम की सरकार ने गिरा गिरा कर मांग मेला में मारा। देखिए शिव कुमार जी, अब आने वाले 1 साल तक देश की राजनीति का जो एपी सेंटर होगा, भूकंप का केंद्र होगा, वो आपका शहर लखनऊ रहने वाला है। उत्तर प्रदेश राज्य रहेगा। इसकी एक तो वजह यह है कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, प्रधानमंत्री का राज्य है, वे लगातार बनारस से चुनाव जीत रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का राज्य है, वे मुख्यमंत्री इतने सालों से लगातार। उतना ही महत्वपूर्ण यह है कि अब लड़ाई दिल्ली और लखनऊ के बीच की है, क्योंकि सवाल सिर्फ 2027 का नहीं है, सवाल उसके बाद का 2029 का है। नरेंद्र मोदी के बाद अगर अमित शाह को सिंहासन सौंपना है, कुर्सी सौंपनी है, तो उस कुर्सी तक पहुंचने की राह में जो सबसे बड़ा रोड़ा है, लोग भले नितिन गडकरी, देवेंद्र फडणवीस और तमाम नामों को लेते हों, शिवराज सिंह चौहान वगैरह वगैरह, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि वो सबसे बड़ा रोड़ा अमित शाह की राह का रोड़ा है योगी आदित्यनाथ। और इसके पीछे एक वजह है, योगी आदित्यनाथ इन सारे नेताओं की बजाय ज्यादा कट्टर हिंदू चेहरे हैं। आज भी तमाम सारी विफलताओं के बावजूद इस देश का बहुसंख्यक वोटर, खासतौर से जो मोदी, आरएसएस और बीजेपी का समर्थक है, उसे मोदी के विकल्प के रूप में
शिवराज सिंह चौहान जैसा थोड़ा संतुलित या नितिन गडकरी जैसा ज्यादा संतुलित व्यक्ति नहीं चाहिए। अब तो हिंदुओं को वैसा ही नेता चाहिए जैसे नरेंद्र मोदी हैं, मुसलमानों के खिलाफ नफरत बोने वाला, कपड़ों से पहचान करने जैसी बयानबाजी करने वाला, विधानसभा के भीतर खड़े होकर उर्दू भाषा को कठमुल्लों की भाषा बताने वाला, जिसके राज्य में घर की छत पर और घर के आंगन में नमाज पढ़ना भी अपराध हो, ऐसा नेता चाहिए। तो ऐसा नेता तो योगी आदित्यनाथ ही है। और जैसे जैसे योगी आदित्यनाथ की ताकत बढ़ती रही है, वैसे वैसे मोदी शाह चिंता में डूबते रहे। आपने एकदम सही बिंदु रेखांकित किया है कि योगी आदित्यनाथ संघ की परंपरा से नहीं आते। उनका तो अपना हिंदू रक्षा दल, कौन सी पार्टी थी गोरखपुर में, उनका तो अपना पूरा स्वयंसेवकों का तंत्र था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, संघ के स्वयंसेवक। हिंदू युवा वाहिनी थी उनकी अपनी, हिंदू युवा वाहिनी, जी बिल्कुल, मैं हर बार उसका नाम भूल जाता हूं। हिंदू युवा वाहिनी उनके अपने दल का नाम था और उसका सीधे संघ से कोई संबंध नहीं था। हिंदू युवा वाहिनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आनुषांगिक संगठनों में कभी भी शामिल नहीं था। जैसे बाकी के बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, बहुत बड़ी संख्या है, कारवां ने तो पूरा खुलासा कर दिया है। तो उनका नाड़ा नागपुर में नहीं गड़ा है योगी आदित्यनाथ का। हमारे यहाँ देशी भाषा में कहते हैं तुम्हारा नरा गड़ा है क्या वहां पर? हाँ, क्यों झगड़ा तो कर रहे हो? उनकी, हाँ, तो उन योगी आदित्यनाथ की गर्भनाल नागपुर नहीं है, गोरखपुर है। इसलिए वे इन सब लोगों से दबते नहीं है। उनका मुख्यमंत्री बनना भी उसी दबाव की राजनीति का परिणाम था। वरना मनोज सिन्हा तो दर्शन भी कराए थे काशी विश्वनाथ के, बढ़िया नई अचकन बनवा के, नया शेरवानी सिलवा के, वे तो दर्शन भी कराए थे। उनका काफिला तो शपथ लेने की तरफ मुड़ने वाला था, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने लठिया टेक दी कि मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। तब से फांस चुभी हुई है मोदी शाह को कि इस व्यक्ति ने हमको ब्लैकमेल करके, हम पर दबाव डाल के कुर्सी हासिल की है। इसलिए बीच बीच में कोशिशें चलती रहती हैं। कभी नरेंद्र मोदी अपने खासम खास शर्मा जी को मंत्री बनवा देते हैं, कभी ब्राह्मणों को हवा दे दी जाती है, कभी दलितों को हवा दे दी जाती है। ब्राह्मण विधायक बैठक करें तो एकदम पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। केशव प्रसाद मौर्य से कुछ कहलवा दिया जाता है, ब्रजेश पाठक से कुछ और कहलवा दिया जाता है। अभी हम लोग बात कर रहे थे, ये बातें भी कही गई हैं कि जिन लोगों ने बटुकों का अपमान किया है, उन पर, उनके साथ मारपीट की है, उनकी शिखा को पकड़ा है, उन्होंने घोर पाप किया है। तो पाप करने वाला कौन था? योगी आदित्यनाथ की सरकार ही तो है। ऐसा तो है नहीं अखिलेश यादव की पुलिस थी, अखिलेश यादव की सरकार है यूपी में, या कांग्रेस की पुलिस है, कांग्रेस की सरकार है। आजकल तो जिसकी सरकार होती है उस पार्टी की पुलिस कहलाती है ना, इसलिए कह रहा हूं। तो धीरे धीरे अंदर खाने बीजेपी के अंतःपुर में ये संघर्ष तेज हो गया है। लेकिन अब आते हैं उस विषय पर। डॉक्टर मोहन भागवत, संघ के सुप्रीमो, उनकी बंद कमरे में बैठक, उसके बाद की बयानबाजी, ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे कोई और बड़ी वजह है। हो सकता है 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ को खिसकाने की कोई कोशिश चल रही हो, क्योंकि एक अंतर आया है। जो रार तकरार मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी में थी, वो मेरे हिसाब से अब खत्म हो गई। बहुत से लोग कहते हैं कि वो नूरा कुश्ती है, दिखावे की थी। मैं उसे नहीं मानता। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ी तो रार तकरार थी। पर अयोध्या में ध्वजारोहण के दिन कह दिया मोहन भागवत ने, मुझको तो इनमें हनुमान जी दिखाई देते हैं, नरेंद्र मोदी में। मंदिर के निर्माण से धारा 370 हटा के ध्वजारोहण करके संघ के जो एजेंडे हैं, 3 तलाक भी शामिल करते हैं, वो सब तो लागू कर ही दिया है मोदी ने। इसलिए मोहन भागवत अब संतुष्ट हैं। बीच बीच में वो करंट देते रहते हैं ताकि ये एहसास बना रहे कि हम भी हैं। अब लखनऊ में ही मोहन भागवत के बयान की भी मीमांसा कर लीजिए। वहां उन्होंने 3 बड़ी बातें कही। नंबर 1, यूजीसी के नए नियमों को स्वीकार कर लीजिए।
जो नीचे हैं उनको झुककर उठाना ही होगा, इस तरह का बयान उन्होंने दिया है। 3 बच्चे पैदा करने की हिमायत वकालत की है और मुसलमानों की घर वापसी की बात की है। ये सब लखनऊ में कर रहे हैं वे। इसका मतलब है कि अब 2027 की तैयारी शुरू हो गई, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण शुरू हो गया है। योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीति है ही बटोगे तो कटोगे। दिवाली पर बिजली, रमजान और ईद पर अंधेरा, ये सारी चीजें बढ़ती जाने वाली हैं। लेकिन अभी ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी से हटाए जाएंगे। अभी इतना जरूर कहा जा सकता है कि अब उनकी घेराबंदी तेज हो गई है। बिल्कुल घेराबंदी उनकी तेज हो गई है सब तरफ से। आज के इन लोगों के जो बयान हैं, ब्रजेश पाठक का या केशव प्रसाद मौर्य के या बाकी नेताओं की जो बयानबाजियां हैं, खास तौर से शंकराचार्य की घटना माघ मेले में उनके साथ जो घटना हुई, उसके बाद से योगी आदित्यनाथ घेरे हुए तो हैं। संघ ने तब भी कोई स्टैंड नहीं लिया था कि शंकराचार्य के सम्मान में संघ ने कुछ कहा हो। जी सर, शंकराचार्य का विवाद इतना बढ़ जाएगा क्या भाजपा ने यह सोचा था? अब वो 11 तारीख को लखनऊ आ रहे हैं, 40 दिन का अल्टीमेटम दिया था। आज 19 फरवरी हो गई, सुबह दिन निकलेगा 20 फरवरी हो जाएगी। 8 दिन फरवरी के बचे हैं और 10 दिन बचे हैं मार्च के, यानी 15 दिन शेष हैं। और 15 दिन बाद अब वो योगी आदित्यनाथ के नाम से नहीं वो संबोधित कर रहे हैं शंकराचार्य, अब वो अजय विष्ट के नाम पर और आ गए। अब जितना वो मतलब फायर हो रहे हैं, उतना बीजेपी के हिंदू समर्थक नेताओं की नींद उड़ी हुई है। उनका मानना है कि अगर सवर्ण वोट बैंक खिसका तो हम फिर एक बार 2012 यानी 47 विधायकों की पोजीशन में चले जाएंगे। और 47 पे चले गए तो योगी आदित्यनाथ कई बार बीजेपी के लोगों को धमका देते हैं कि हमसे अगर ऊधम दिया, हमें हटाया, तो हम तो मठ चले जाएंगे जहां हर वर्ष खिचड़ी पर 5 लाख लोग आते हैं। सोचें केशव प्रसाद मौर्य, सोचें ब्रजेश पाठक, तुम क्या करोगे? सत्ता से अगर भाजपा गई तो तुम क्या करोगे? ये धमकाना है सीधा। इसलिए सब सोचते हैं कि चलो सरकार चलने दो। और नरेंद्र मोदी, अमित शाह और आरएसएस ये समझाती है उन लोगों को कि भैया अगर हमने योगी को हटाया और सरकार ही चली गई तो तुम क्या करोगे? तो सबका गुस्सा ठंडा पड़ जाता। उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि इससे पहले एक बार कल्याण सिंह के खिलाफ वाजपेयी ने जो मुहिम चलाई तो फिर बीजेपी कई सालों तक पनपी नहीं आ पाए। अब ऐसे में इन्हीं के एक सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, उनका ये लेटर आ गया सर। क्या लिखा है इसमें? 10,000 ब्राह्मण हम भी इकट्ठे करेंगे कल। अब शंकराचार्य विवाद में ये भी कूद गए, क्योंकि ये जहां जहां से चुनाव लड़ते हैं उन सब पर ब्राह्मण बाहुल्य सीटें हैं। तो ये मामला शंकराचार्य का अब इतना भारी पड़ जाएगा कि शंकराचार्य लेने के देने पड़ जाएंगे। वो आता नहीं है, वो एक हर बार कोई वीडियो बनता है तो अरे कि लेने के देने पड़ गए, तो ये अब छूटेगा कैसे सर? देखिए, उत्तर प्रदेश में खास तौर से बीजेपी इस वक्त कई अलग अलग कोण से घिर गई है। आपने ये सही सवाल किया है कि क्या बीजेपी ने सोचा था शंकराचार्य को हाथ लगाने से इतना बड़ा विवाद हो जाएगा, इतना नुकसान हो जाएगा? यहां पर बीजेपी से कहीं ना कहीं कोई रणनीतिक चूक हो गई। और बीजेपी की बजाय मैं तो ये मानूंगा कि योगी आदित्यनाथ ने पार्टी को फंसवा दिया है। आज भी इस समाज में, हमारे देश में, धर्मभीरू जनता में शंकराचार्य का, जगतगुरु शंकराचार्य का पर्याप्त सम्मान है। आप उन्हें कांग्रेसी शंकराचार्य कह लें, संघी भाजपाई शंकराचार्य कह लें, जिसको जो कहना वो कह लें। जो बहुत साधारण सा आम हिंदू है वो इस पचड़े में नहीं पड़ता कि इन्हें कांग्रेसी कहा जाता है या भाजपाई कहा जाता है। उसे लगता है ये जगतगुरु शंकराचार्य हैं, हमारे धर्म के सबसे बड़े धर्मगुरु हैं। तो उनके साथ जो कुछ हुआ, उन्हें माघ मेले में स्नान नहीं करने दिया गया, जिस तरह उनके शिविर की जमीन को छीनने की बात हुई, आजीवन प्रतिबंध लगाने का नोटिस दिया गया, उन्हें यह चुनौती दी गई कि वे साबित करें कि वे शंकराचार्य हैं। ये 3-4 ऐसी मोटी मोटी बड़ी बातें हैं जिनको हिंदू समाज ने स्वीकार नहीं किया।
अब ये संकट हो गया कि जो जातिगत समीकरण है, सोशल इंजीनियरिंग है, उसमें एक बड़ा झटका दे दिया यूजीसी नियमों ने। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि उसे सभी लोगों के वोट मिल रहे हैं तभी वो सत्ता में है, लेकिन इसके बावजूद जो उसका जो मुखर समर्थक, सबसे ज्यादा मुखर जो समर्थक तबका है, वो तथाकथित सवर्ण उच्च वर्ग के लोग हैं। उच्च और मध्यम सभी हैं, सवर्ण खासतौर से ठाकुर, ब्राह्मण, वैश्य। और यूजीसी नियमों से उनको ततैया काट गई है। अब सुप्रीम कोर्ट से भले ही स्टे करा लिया है, मोहन भागवत भले कह रहे हैं नियमों को स्वीकार कर लीजिए, उनमें जो कमी बेशी है, जो गड़बड़ी है, उसे दुरुस्त कर लिया जाएगा, तो ये भी पैच वर्क चल रहा है। अब फेस सेविंग की कोशिश हो रही है कि ऐसा ना हो कि बाकी के 85% दलित, आदिवासी, पिछड़े, ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सबको साधने के चक्कर में हमारा ये जो मुखर तबका है, जो भोंपू है, हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा भोंपू कौन है? यही तथाकथित सवर्ण वर्ग। यही तो सबसे ज्यादा मोदी का डंका बजाए हुए है, और वो नाराज है इस वक्त। तो ये भी एक कौन हो गया। पार्टी के भीतर की अंदरूनी खींचतान आप बता ही रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर ब्राह्मणों को एकजुट कर रहे हैं, खुद उप मुख्यमंत्री अलग राग अलापते हैं। वे तो स्नान करने के लिए विनती करने जा रहे थे केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज में, फिर उनको रोक दिया गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस सबके उन्हें रोका किसने? उन्हें रोका किसने? किसी ने तो रोका होगा, भेजा किसी ने तो भेजा किसने था। तो ये जो शय और मात का खेल चल रहा है, एक चाल तुम चलो, एक चाल हम चलें, दोनों तरफ से धीरे धीरे अभी प्यादे सरकाए जा रहे हैं। धीरे धीरे घोड़ा, हाथी, वजीर तक मामला पहुंचेगा। नहीं सर, मेरे पास एक और सबूत है इसका। आपको याद होगा महाकुंभ में भगदड़ मची, हजारों लोगों की जान चली गई या गायब हुए, उनका आज तक लता पता नहीं है। सरकार ने कोई उस पर श्वेत पत्र जारी नहीं किया। उस पर बीबीसी ने एक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की, उस रिपोर्ट के बाद भी उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन ताज्जुब यह है कि उस दिन मुख्यमंत्री से पहले प्रधानमंत्री ने देश को बता दिया कि वहां लोग मर गए हैं। बिल्कुल सही बात। मौके की तलाश में थे, जैसे जैसे मौके की तलाश में थे। जैसा लग रहा है जैसे उधार बैठे थे। किसी भी राज्य में कोई घटना हुई है तो पहले तो मुख्यमंत्री, फिर चलिए वहां का राज्यपाल, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी, वो अवगत कराएगा सोशल मीडिया से। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया और उसमें लाइन लिखी थी, कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है। तब तक तो योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की सरकार एक भी मौत स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। यानी प्रधानमंत्री एकदम उधार बैठे थे कि कुछ हो, उत्तर प्रदेश में कोई गलती हो, कोई चूक हो, तो फौरन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को घेर लिया जाए। फिर राष्ट्रपति ने भी ट्वीट कर दिया, उसमें भी लिख दिया कुछ लोगों की मृत्यु हुई है। तो ये कोई छोटी घटना नहीं थी, ये उसी तनातनी का सबूत था जो तब से चली आ रही है और आज तक जारी है। आने वाले दिनों में ये तनातनी, ये रस्साकसी तेज होने वाली है। और इसके पीछे असली लड़ाई, मैं बार बार कहता हूं, असली लड़ाई उत्तर प्रदेश की नहीं है। उत्तर प्रदेश तो बैटल ग्राउंड है, लड़ाई का मैदान है, लेकिन असली निशाना, टारगेट है प्रधानमंत्री की कुर्सी। अब योगी आदित्यनाथ और उनके समर्थक रुकना नहीं चाह रहे हैं। उनको लग रहा है अब तो प्रधानमंत्री बनना ही है। एक हिंदू हृदय सम्राट के बाद दूसरा हिंदू हृदय सम्राट तो अकेला योगी आदित्यनाथ है। इसलिए ये सारी चीजें हो रही हैं। कौन कामयाब होगा, कौन किसे शय दे पाएगा, किसको मात मिलेगी, हम नहीं जानते। हम तो सामने जो प्यादे चले जा रहे हैं उनको देख रहे हैं, समझ में आ रहा है शय और मात का खेल जारी है। जी बस एक सर छोटा सा एक सवाल है, बस चूंकि समय हो रहा है सर, इन सब के बावजूद फिर योगी आदित्यनाथ ने उस कुंभ का बदला लिया। आपने अभी 2 दिन पहले देखा, उन्होंने दिल्ली को बता दिया जहरीली है दिल्ली, क्योंकि उस चुनाव में उन्हें प्रचार से रोक दिया गया था। जब कुंभ की घटना घट गई तो उन्हें प्रचार नहीं करने दिया, शपथ ग्रहण में भी नहीं उन्हें बुलाया गया। तो उस दिन उन्होंने अपना बदला ले लिया, उन्होंने कह दिया दिल्ली जहरीली है, और उसके बाद खिंचाव बढ़ा। लेकिन सर एक अंतिम सवाल यह है कि पिछले कई दिनों से गृह मंत्री कोई वक्तव्य नहीं दे रहे। ना वो कह रहे हैं कि नरवणे की किताब खराब थी, वो रुकते नहीं है, वो हमेशा बेबाक बोलते हैं। ना वो कह रहे हैं कि राजनाथ गलत कह रहे हैं, ना वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ गलत कह रहे हैं, ना वो कह रहे हैं भागवत कुछ नया पका रहे, बिल्कुल साइलेंट है। तो क्या इसकी वजह दिख रही है आपको?
देखिए, हो सकता है अंदर खाने कुछ रणनीति बन रही हो। अभी इसलिए भी थोड़े से ठंडे हैं कि संसद के इस बजट सत्र में राहुल गांधी और कांग्रेस ने अच्छी खासी बढ़त बनाई है। नरवणे की किताब हो, अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो, हर मुद्दे पर सरकार घिरी हुई है। ऊपर से अंदर खाने चली आ रही है रस्साकसी। तो बाहरी और अंदरूनी दोनों तरफ से चुनौतियां मिल रही हैं। जो भी दांव मोदी शाह चलते हैं वो उल्टा पड़ जा रहा है। नरवणे की किताब पर उनने जो दांव पर चला वो उल्टा पड़ गया। ट्रेड डील की वाहवाही कर ली, अभिनंदन करा दिया प्रधानमंत्री का संसद में। जब डील की शर्तें सामने आई तो शीराजा बिखर गया। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार एप्स्टीन फाइल्स तीसरा और सबसे बड़ा दबाव, हर दिन नए खुलासे, मंत्री का नाम, उसकी मुलाकातें। अब तो कोई गिरफ्तार भी हुआ है। 2 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं देश में इतने बड़े। पहले नॉर्वे का प्रधानमंत्री हो गया था भूतपूर्व, अब तो ब्रिटिश शाही परिवार का सदस्य। अब तो वो बेदखल है शाही खिताब से, लेकिन है तो महाराजा किंग चार्ल्स का भाई प्रिंस एंड्रयूज। अमेरिका के राजवंश के, क्षमा कीजिए, ग्रेट ब्रिटेन के राजशाही परिवार के इतिहास में 400 साल बाद कोई घटना हुई है कि राज परिवार के किसी सदस्य की गिरफ्तारी हुई हो। 1600 समथिंग में किंग चार्ल्स वन थे, उनकी गिरफ्तारी हुई थी किसी मामले में। छोटी घटना नहीं है। तो ये दबाव भी तो भारत में बढ़ रहा है ना, कि जिस एप्स्टीन फाइल्स के नाम पर दुनिया भर में गिरफ्तारियां हो रही हैं, इस्तीफे हो रहे हैं, तो भारत में सुई पटक सन्नाटा क्यों है? सरकार कुछ बोलती क्यों नहीं? हरदीप पुरी का इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा? तो इसलिए मुझे लग रहा है कि मोदी शाह अपने सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं इस समय, और इसी बौखलाहट में वे गलत पासे भी आगे बढ़ा रहे हैं, गलत चाल चल रहे हैं, गलत मोहरे दाएं बाएं सरका रहे हैं। जी चलिए सर, आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है। दर्शक देखें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें और समझें कि सच्चाई क्या है, कि आखिर जब जब उत्तर प्रदेश या बंगाल में चुनाव आता है तो देश में हिंदू मुसलमान का जिक्र शुरू हो जाता है। क्यों? आखिर उस पूरे देश के, पूरे राष्ट्र के आम जनमानस की फिक्र क्यों नहीं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं 85 करोड़ लोगों को हम राशन देते हैं। सुप्रीम कोर्ट आज कह रहा है कि फ्रीबीज बांटना बंद करो, लोगों के काम दो। तो यह तय नहीं हो रहा है कि वो तमिलनाडु के लिए ही क्यों, बिहार में अभी 10,000 जीविका दीदी को पैसा बांटे गए, तब सर्वोच्च अदालत ने सवाल क्यों नहीं उठाया? इसका हमें सभी दर्शक जरूर जवाब दें। सर का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।